नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, आज से हम एफएलटी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि पार्ट में आपको यहाँ पर यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, कोई भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑल एग्जाम प्लेस पर। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करके। कोई भी डाउट लगता है एग्जाम रिगार्डिंग तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, और जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर और अच्छे से तैयारी करना है तो पेपर 1 का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएंगी, साथ में नोट्स जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं A4 साइज में। साथ में 5000 एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पर अभी मुफ्त मिल रही है, और अंतिम प्रहार बैच जो है आपका इसके साथ अभी फ्री मिल रहा है, और वो भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। तो बिल्कुल, अगर आप एमपीपीएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, केवल अंतिम प्रहार बैच लेना चाहते हैं जिसमें हमने ओल्ड अंतिम प्रहार बैच भी इंक्लूड करके दे रखा है, साथ में अभी इसमें 5000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी जो है फ्री मिल रही है, तो ये भी आपको फ्री मिल जाएगी। बिल्कुल इसे ज्वाइन कर लें, अभी आपके पास समय है एग्जाम में। अच्छे से अगर प्रहार बैच कर लेते हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। इसके पहले भी आप प्रहार बैच का रिजल्ट देख सकते हैं, 2022 वाला, 2024 वाला। तो बहुत ही फायदा आपको इस बैच से मिलने वाला है। इसी के साथ साथ पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। पेपर 2 की भी कुछ सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज जो है हमारे यहाँ अवेलेबल है। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास की जो एफएलटी नंबर है वो है 4। जी हाँ, 3 एफएलटी हम अभी लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। चौथी एफएलटी आज की क्लास में ये होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास को। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में भी कहा है कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं उसको कम से कम 2 बार आपको करना है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको मैंने बताया है कि भाई जितने भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं उनको लिखते चलें, है ना। साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ वो आप नोट करते चलें, क्योंकि वो क्विक रिवीजन के लिए बहुत जरूरी होंगे। जब आप 20 एफएलटी करेंगे तो बहुत सारा डेटा आपके पास हो जाएगा, और उससे ही आपको डायरेक्ट एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्या है करना है। साथ में जो भी आप एफएलटी लगा रहे हैं उसमें आप अपनी मार्क्स देखें कि कितने क्वेश्चन आप खुद से बना पाए, है ना। अगर आपका टाइमिंग है या एक्यूरेसी है उससे क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो कोशिश ये करें कि अपने मार्क्स कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, उसका एनालिसिस भी आपका क्या होगा साथ के साथ में होता जाएगा। ठीक है, चलिए तो ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जी, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एफएलटी का। पूछा जा रहा है कि फेमस फ्रीडम फाइटर जो थे गंजन सिंह कोरकू, वो किस ट्राइब से बिलोंग करते थे। अब आपने ट्राइबल वाली यूनिट अच्छे से पढ़ी है, उसमें गंजन सिंह कोरकू के बारे में पढ़ा है ना। बोलिए हाँ या ना। आपने बैतुल में जंगल सत्याग्रह पढ़ा होगा, है ना। आपने बैतुल में जंगल सत्याग्रह पढ़ा होगा। बैतुल जंगल सत्याग्रह पढ़ा होगा। उसमें भी आपने घोड़ा डोंगरी, जी हाँ, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह पढ़ा होगा। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह पढ़ा होगा। तो एक घोड़ा डोंगरी जो जंगल सत्याग्रह है उसी में आप देखेंगे जो आपके क्या रहे, लीडर रहे आपके, कौन रहे, गंजन सिंह कोरकू रहे। ठीक है, और गंजन सिंह कोरकू नाम में ही आपका, गंजन सिंह कोरकू के नाम से ही जाना जाता है। कोरकू ट्राइब से बिलोंग करते हैं, है ना। 1930, ये तो आप सभी को पता है ना। जंगल सत्याग्रह क्यों चालू हुआ, तो भाई जंगल सत्याग्रह क्यों चालू हुआ, आपका जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसको लेके किया था, तो उसके बाद फिर यहाँ पर जगह जगह पर जंगल सत्याग्रह चालू हुआ, है ना, जिसमें घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह जो है फेमस है। इसके अलावा और भी है, जैसे टुरिया जंगल सत्याग्रह भी है,
है ना। टुरिया जंगल सत्याग्रह भी है, वो भी याद रखिएगा। एक आपका क्या है, टुरिया जंगल सत्याग्रह, है ना। टुरिया जंगल सत्याग्रह भी है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। कहाँ का है टुरिया जंगल सत्याग्रह? ये सिवनी का है ना। ये आपका कहाँ पे हुआ था? सिवनी में हुआ था टुरिया जंगल सत्याग्रह। ये भी 1930 के आसपास में ही हुआ था। इसके अलावा आप देखेंगे इनका जो लीडर था वो आपके क्या थे, मूका लोहार करके जो थे इसके लीडर थे, है ना। मूका लोहार करके इसके लीडर थे टुरिया जंगल के। मूका लोहार इसके लीडर थे, नेता थे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है मूका लोहार के बारे में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि घोड़ा डोंगरी में जब क्या किया घोड़ा डोंगरी में जब क्या है, रंजन सिंह कोरकू को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, है ना। तो आदिवासियों ने क्या है, बकायदा गिरफ्तारी का क्या किया, विरोध किया। उसके बाद गोलियां चलाई गई। उसके बाद आपका कोमा गौड़ जो थे वो शहीद हो गए थे, है ना। और बंजारी ढाल के नाम से भी आप देखेंगे आपका जाना जाता है, बंजारी ढाल सत्याग्रह, है ना। या फिर आपका घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, है ना। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ट्राइबल लीडर फ्रॉम घोड़ा डोंगरी रीजन टुक द लीड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942? 1942 में कौन आपका था जो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह से आदिवासी आपका जो कि आगे बढ़ा? 1942, 1942 की बात हो गई है भाई। भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो जाता है, जैसे कि आपको पता होगा 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 1942 का, बताइए कौन था? चलिए तो याद रखिएगा 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें घोड़ा डोंगरी आपका वही इलाका है, बैतूल वाला। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सरकारी लकड़ी डिपो है वहां पर आग लगा दी जाती है ना। और गंजन सिंह कोरकू के साथ में क्या होते हैं, विष्णु सिंह गौड़ होते हैं, है ना। विष्णु सिंह गौड़, विष्णु सिंह गौड़ जो है आपके साथ में होते हैं और ये मुख्य सहयोगी के रूप में देखने को मिलते हैं, है ना। तो विष्णु सिंह गौड़ जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। विष्णु सिंह गौड़ जो है यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपने ट्राइबल पर्सनैलिटी पढ़ी है ना? जिसने नहीं पढ़ी एक बार ट्राइबल पर्सनैलिटी जरूर पढ़ लीजिएगा भाई, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। तो ट्राइबल पर्सनैलिटी एक बार जरूर पढ़ें। विष्णु सिंह गौड़ की अगर बात करूं तो बैतूल के महेंद्रवाड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था, है ना। और आप देखेंगे 1942 से लेके 1946 में बकायदा आपका इनका एक्टिव रोल रहा, है ना। उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनकी फिर बाद में क्या है, डेथ हो जाती है ना। तो बैतूल के ही थे आपके विष्णु सिंह गौड़, है ना। और नाम में ही याद रखना विष्णु सिंह गौड़ है, गौड़ ट्राइब से बिलोंग करते थे ये, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस टाइप से बिलोंग करते थे। चलिए अगला है, पंचवर्षीय योजना में वन संरक्षण हेतु कौन सा कदम सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन 5 ईयर प्लान? पंचवर्षीय योजना जो है यहाँ पर पूछी जा रही है। इकोनॉमी में आप पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना, इकोनॉमी में आप पंचवर्षीय योजना जो है आप देखते हैं इकोनॉमी में पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए पंचवर्षीय योजना जो है आपका 5 ईयर प्लान जो है उसमें आप देखेंगे तो आपका चारागाह संरक्षण जो है ये शामिल नहीं है ना। ग्रास लैंड कंजर्वेशन जो है ये शामिल नहीं है। वन जीवों का संरक्षण शामिल था, है ना। वनों की चकबंदी यानी आपका उनको बंद करना शामिल था, सामाजिक न्याय प्रदान करना शामिल था, लेकिन चारागाह से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला है ना। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। हाँ चलिए तो कोई दिक्कत तो नहीं है। कर सकते हैं, अगर प्रहार बैच अगर समय परमिट करता है तो क्लासेस देख लीजिए, और समय अगर आपके पास नहीं लग रहा है तो ये जो आपका बैच है प्रहार बैच ये और जो ओल्ड प्रहार बैच है उसको भी कवर कर लीजिएगा। और मान के चलिए आप नहीं कर पाते हैं, है ना, तो नोट्स जो है क्लास के एटलीस्ट पीडीएफ जो है उनको रीड कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई बुक पढ़ नहीं पाओगे
केवल क्वेश्चन से आप सोचोगे कि पूरे मार्क्स ले आऊं तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है ना। फिर भी 30-35 क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन के लिए थोड़ा सा आप नोट्स क्या है पढ़ सकते हैं, क्लासेस जो हुई है थ्योरी वाली उसके। और ये जो प्रहार बैच है इनको कम से कम आप 2 बार करिएगा एटलीस्ट। इनके जो नोट्स हैं, इनकी जो आपके टॉपिक होंगे उनको 2 बार एटलीस्ट कर लीजिएगा, है ना। और ओल्ड प्रहार बैच के लिए समय मिलता है तो वो भी कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा और आपको समझ भी आ जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है, क्या क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जहां वर्षा जो है 120 से अधिक होती है वहां पर कैसे पेड़ पाए जाते हैं। जी हाँ, 120 सेंटीमीटर से जहां पर बारिश ज्यादा होगी वहां पर कैसे पेड़ पाए जाएंगे। टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपने पढ़ा है, बोलिए हाँ। आपने टाइप ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा है, वनों के प्रकार जो है आपने पढ़े हैं, है ना। तो वनों के प्रकार में आपने अलग अलग वन पढ़े थे, बोलिए हाँ पढ़े थे सर, है ना। जिसमें आपने उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, अब नाम में शुष्क पर्णपाती, है ना। तो शुष्क पर्णपाती मतलब क्या, जहां पर ड्राई होता है। फिर आता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, है ना। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, या फिर आपका होते हैं हमारे यहाँ उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 जो है अगर आपका मध्य प्रदेश में मेनली जो है पाए जाते हैं, है ना। तो भाई ये जो रेंज है यहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर की, मैंने आपको पढ़ाया था 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर जहां पर आपका बारिश होती है, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर जहां बारिश होती है वहां पर उष्ण आर्द्र पतझड़ वन, या मैं कहूं वाम ह्यूमिड डेसिडियस फॉरेस्ट जो है आपका पाया जाता है। कौन से एरिया में पाया जाता है ये बताइए, कौन सा एरिया होता है भाई। ये जो आपका साउथ ईस्ट एरिया है ना, मध्य प्रदेश का जो साउथ ईस्ट एरिया है, दक्षिण पूर्वी भाग है, यहाँ पर यही वन पाए जाते हैं। जैसे बालाघाट हो गया, है ना, अमरकंटक हो गया, है ना। इसके अलावा आपका, है ना, तो ये वाले एरिया में आप देखेंगे ये पाया जाता है। तो 3 भाग में तो बांटा है हमने, है ना। जिसमें आपने देखा था भाई मैप में, अगर ये देखोगे इस तरह से मैंने आपको बंटवाया था, ये मान के चलिए मध्य प्रदेश का मैप है, ये मध्य प्रदेश का मैप है। तो इसमें एक ये आपका अलग हो गया पार्ट, है ना, साउथ ईस्ट वाला, फिर मिडिल वाला पार्ट था, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट था, है ना। तो 3 भाग में जो है आपने यहाँ पर पढ़ा था कि 3 भाग में भौगोलिक रूप से जो है बांटे जाते हैं, जिसमें 100 से 150 वाले जो हैं ये हैं। और ड्राई कहाँ पाए जाएंगे, शुष्क पर्णपाती कहाँ पाए जाते हैं, जो चंबल बेल्ट है जहां पर बारिश आपकी 50 से 75 सेंटीमीटर होती है वहां पर शुष्क पर्णपाती हैं, शुष्क वाले हैं। ड्राई वाले आपको मिलेंगे जहां पर बारिश आपकी क्या है, कम होती है ना। तो ये जो है आपको क्या है विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ पर आए जाते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो भाई कौन से पेड़ आ जाएंगे, इसमें कौन से पेड़ आ जाएंगे बताइए। इसमें महुआ हो गया, साल हो गया, सागौन हो गया, है ना। यहाँ पर आपका कौन से पेड़ आ जाते हैं, साल आ गया, सागौन आ गया, है ना, महुआ हो गया, महुआ हो गया। ये जो पेड़ है आपके मेन आपको देखने को मिल जाएंगे वाले रीजन में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार वो क्या करता है रीजन पूछ लेगा कि भाई कौन से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। और वही कम वर्षा वाले में क्या होगा, ड्राई शुष्क वाले कटीले पेड़ आपको मिलते हैं। कटीले पेड़ मतलब कैसे मिलेंगे, तेंदू हो गया, है ना, खेर हो गया, बबूल हो गया, कीकर हो गया, ये आपका रतलाम एरिया, है ना, राजस्थान से जो सटा एरिया है। इसके अलावा जो चंबल बेल्ट है वहां पर आप देखेंगे ड्राई शुष्क पाया जाता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए टोर क्या है भाई साहब, टोर। अब आपने क्या है, जब आपने माउंटेन पढ़ा होगा, है ना, जब मैंने आपको माउंटेन पढ़ाया था, जब मैंने आपको पर्वत पढ़ाए थे, तो कुछ टर्म्स जो है आपकी अलग अलग पढ़ाई थी, जिसमें एक टर्म आपने पढ़ी थी टोर, है ना। जिसमें एक टर्म जो है आपने पढ़ी थी टोर के बारे में। क्या होता है टोर बताइए, क्या होता है टोर, पढ़ी थी ना टोर, किसे कहते हैं टोर, किसे कहते हैं टोर बताइए। चलिए तो याद रखिएगा, जब आप
भू आकृति विज्ञान पढ़ते हैं, है ना, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, तो टोर पढ़ते हैं। टोर क्या है? एक ऐसी संरचना होती है जो कि समतल मैदान या पठार या अन्य चट्टानों के जो ऊपरी हिस्सा होता है, हवा से जब वो पानी से जब कटता है, वेदरिंग होती है, तो छोटी छोटी पहाड़ियों का ढेर जो है एक्चुअली में हो जाता है ना। अब जैसे बड़ी पहाड़ियां हैं, है ना, बड़ी पहाड़ियों में जब क्या वेदरिंग होगी तो छोटी छोटी पहाड़ियां जो है, छोटी छोटी पहाड़ियां जो है बसती हैं, उसे एक्चुअल में क्या कहते हैं? टोर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। समतल भूमि पर बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियां, ये आपकी क्या कहलाती हैं? टोर कहलाती हैं। ये आपने पढ़ा था, है ना। तो ये टर्म्स कई बार क्या होता है, आप देखेंगे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। दूर से देखोगे तो छोटी छोटी पहाड़ियां ही दिखेंगी आपको, लेकिन होती बहुत छोटी छोटी हैं ये टोर जो है। तो ये आपको ध्यान रखना है, टोर के बारे में भी इनके हिसाब से पूछ सकता है टेक्निकल टर्म। अगला है रिवर नर्मदा एंटर कटिंग थ्रू द हिल ऑफ अखरानी। अब आप सभी ने नर्मदा जी के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा है नर्मदा जी के बारे में भाई? नर्मदा जी कहाँ से निकलती है ना। दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र आप देखेंगे, है ना, तो भाई नर्मदा अफवाह तंत्र है, ये तो आपको पता ही है ना। नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम, है ना, नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम जो है सेकेंड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है हमारे मध्य प्रदेश का, दूसरा सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है। नर्मदा जी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से अमर आपका मिलता है ना, ये आपको पता है। दूसरा पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा जी, है ना, पश्चिम की ओर बहती है ना। और कहाँ पर जाके मिलती हैं? खंबात की खाड़ी में जाके मिलती हैं, खंबात की खाड़ी में जाके मिलती हैं, है ना। इसी के साथ साथ आप देखेंगे इनके पैरेलल में, समांतर में आपका कौन सी नदी बहती है? समांतर में आप देखेंगे तो ताप्ती जो है आपका क्या है, इनके साथ में बहती है ना, ताप्ती रिवर आप देखेंगे, है ना। इसके अलावा आपको बहुत सारे वाटरफॉल जो है नर्मदा पर देखने को मिलेंगे, जिसमें फेमस आपका क्या है? कपिल धारा वाटरफॉल है ना, भेड़ा घाट है आपका, है ना। तो ये कुछ वाटरफॉल आपको याद रखने हैं, जैसे कपिल धारा जो कि आपका अमरकंटक में ही है, भेड़ा घाट आपका जबलपुर में है ना। ग्वारी घाट आपका हो गया, भेड़ा घाट हो गया, माहेश्वर हो गया, है ना। महेश्वर के अलावा आपका ओमकारेश्वर हो गया। ये सब आपका किस पे है? ये सब आपका नर्मदा रिवर पे है ना। ये आपको याद रखना है। नर्मदा जी के बारे में और भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है ना, कि भाई आपका कौन कौन से उससे निकलती हैं। तो भाई आप सभी को पता है, ये आपका विंध्य पर्वत श्रेणी, ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, है ना, ये विंध्य हो गया, ये सतपुड़ा हो गया। बीच में से आप देखेंगे नर्मदा जी गुजरती हैं, बीच में से आपका नर्मदा जी गुजरती हैं, गुजरात में जाएंगी, गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिल जाएंगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है कि भाई ये किन दो पर्वत श्रेणी के बीच में गुजरती हैं? तो भाई सतपुड़ा और विंध्या, है ना, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में से आप देखेंगे गुजरती हैं। जबकि ताप्ती आप देखेंगे तो ताप्ती नीचे की ओर गुजरती है ना, ताप्ती आप देखेंगे नीचे की ओर गुजरती है सतपुड़ा के, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। साथ में लंबाई आपसे पूछ लेगा, है ना। तो लंबाई कितनी है भाई बताइए? लेंथ 1312 है टोटल, है ना, 1312 किलोमीटर टोटल है, जिसमें एमपी में 1077 है ना। मध्य प्रदेश में अगर नर्मदा जी की लंबाई की बात करूं तो 1077 है ना। साथ में इनकी अगर मैं सहायक नदियों की बात करूं तो कितनी सहायक नदियां हैं? 41 सहायक नदियां हैं, 41 सहायक नदियां हैं। 41 आपकी ट्राइब्यूटरी है। सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी कौन सी है? तवा जो है सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी मानी जाती है, जी हाँ, जो कि नर्मदापुरम में जाके क्या है मिलती है इनसे। और आपको तवा की जो फेमस सहायक नदी है वो कौन है? देनवा है ना। ये आपको ध्यान रखना है, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है इसमें। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भाई मुकराता गॉर्ज में जो है आपका क्या मिलेंगी, ये अखरानी की पहाड़ियों से होते हुए कहाँ पहुंचती हैं? मुकराता गॉर्ज में जो है आपकी पहुंचती हैं, है ना। बीच में आप देखेंगे मंदाता और ये सब आपका क्या है, पूरा का पूरा जो है आपका पड़ता है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो भाई मंडलेश्वर से जब निकलेंगी तो भाई मंडलेश्वर से होते हुए मुकराता गॉर्ज जो है यहाँ पर जो है आपका पहुंच जाएंगी। दूसरा एश्वरी बनाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। एश्वरी का क्या है, निर्माण करती हैं, है ना, एश्वरी बनाती हैं हमारी नर्मदा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका बड़ी परियोजना में आप देखेंगे
जो सबसे बड़ी परियोजना है गुजरात में है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना आप देखेंगे सबसे बड़ी गुजरात में है ना, सबसे बड़ी परियोजना है। जहां पर आप देखेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है आपका सरदार सरोवर परियोजना के पास में ही बनाया गया, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, अगर आपको पता हो तो वो भी क्वेश्चन आया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति किस नदी के किनारे है ना, तो भाई नर्मदा जी के ही किनारे जो है आपका उन्हें बनाया गया है। तो वो भी आपको विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान रखना है। हो सकता है उसमें भी क्वेश्चन आ जाए। देखो फैक्ट अगर मैं बताने पे आऊंगा तो यहाँ पर नर्मदा जी में ही खाली पूरी क्लास चली जाएगी, है ना, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर पूरी की पूरी बता दी जहां से पूछा जाएगा। चलिए, एमपी में पाथा खेड़ा कोल्ड फील्ड जो है ना कहां पर है? पाथा खेड़ा करके कोल्ड फील्ड है मध्य प्रदेश में, एमपी में। ये कहां पर आती है, कौन से जिले में आती है पाथा खेड़ा, ये आपको बताना है। मिनरल से देखो क्वेश्चन 101% आएंगे। अगर आप चाहते हो कि 2 क्वेश्चन आराम से बने ज्योग्राफी में आपको, है ना, तो भाई मिनरल आप अच्छे से कर लो। मिनरल कर लोगे तो मतलब 2 क्वेश्चन कंफर्म। बताओ क्या होगा? बिल्कुल, पाथा खेड़ा आप देखेंगे तो कहां पर आता है? पाथा खेड़ा क्षेत्र जो है बैतूल में है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि जो हमारा कोयला है ना, कोल्ड फील्ड 2 भाग में बटी हुई है ना। कोल फील्ड आप देखेंगे तो 2 भाग में बटी हुई है। एक है मध्य भारत कोल फील्ड, है ना, 2 भाग में कोल फील्ड बटी हुई है। एक है मध्य भारत कोल्ड फील्ड और एक है आपकी कौन सी, सतपुड़ा कोल्ड फील्ड। एक है आपकी सतपुड़ा कोल्ड फील्ड। तो भाई मध्य भारत वाले में कौन सी आ जाएंगी? मध्य भारत में कौन सी आ जाएंगी? तो मध्य भारत में आपका जो सीधी सिंगरौली वाला पार्ट है ना, जो शेडोल है आपका, है ना, शेडोल का कौन सा, सुहागपुर है जैसे, है ना, सुहागपुर आपका आ गया मध्य भारत में, है ना। सिंगरौली आपका आ जाएगा, सिंगरौली आपका आ जाएगा, है ना। ये आपका क्या है, सीधी वाला पार्ट आ जाएगा, उमरिया आ जाएगा, वो मध्य भारत है। जबकि आपका सतपुड़ा वाले में कौन कौन सा आ जाता है? तो सतपुड़ा वाले में पेंच घाटी, है ना, पेंच घाटी आ जाती है। सतपुड़ा वाले में पेंच घाटी आ जाएगी, कान घाटी आ जाएगी, कान नदी के नाम पर कान घाटी, है ना। साथ में क्या आ जाएगा? पाथर खेड़ा आ जाएगा, पाथर खेड़ा आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर पाथा खेड़ा आ जाएगा, है ना। तो ये कहां पर है? बैतूल में है ना, ये कहां पर है? बैतूल में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तवा घाटी हो गई, मोहपानी कोल क्षेत्र हो गया, है ना। तवा वाला एरिया आ जाएगा, तवा घाटी वाला, है ना, यहाँ पर भी कोयला है। मोहपानी करके है, मोहपानी करके है, ये भी आपका क्या है, सतपुड़ा एरिया के अंतर्गत जो है आपका आ जाता है। ठीक है। पाथाखेड़ा की अगर बात करें यहाँ पर, थोड़ा सा कुछ फैक्ट बता देता हूं। एक तो भाई बैतूल के नाम पर है, दूसरा यहाँ पर आपका क्या है, कोयले में नमी कम आपको मिलेगी, है ना, तो राख की मात्रा यहाँ पर क्या है आपको ज्यादा रहती है। साथ में बैतूल में एक आपका क्या है, बैतूल में ही आपका सारणी करके क्या है, ताप केंद्र है, थर्मल पावर प्लांट है ना। सारणी में आप देखेंगे थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, है ना। तो वहीं पर कोयला सप्लाई आप देखेंगे पाथाखेड़ा से ही पूरी की पूरी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा पाथाखेड़ा से तो देखो बाकी और कुछ पूछेगा नहीं, मैन तो यही पूछ सकता है। और रही बात कान की, तो कान आप देखेंगे छिंदवाड़ा में आता है ना। पेंच आपका जो है आपका पेंच घाटी जो आपका जो पचमढ़ी वाला एरिया उसके आसपास का एरिया वहां आ जाएगा। और तवा घाटी आप देखेंगे तो शाहपुर वाला एरिया आ जाएगा, है ना। बाकी तो शेडोल का आपको पता ही है ना, सुहागपुर एरिया। और सबसे बड़ा आप देखेंगे तो सिंगरौली और आपका सुहागपुर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन नेशनल रिवर कनेक्ट प्रोजेक्ट वाज प्रपोज, राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना। जी हाँ, राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना जो है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है पूछा जा रहा है एक्चुअल में। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है आपका पूछा जा रहा है कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है आपका कब जो है चालू किया गया था, ये आपको बताना है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट
चलिए, तो सबसे पहला आपको रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में जो देखने को मिलता है वो अटल बिहारी जी के टाइम पे देखने को मिलता है। आई थिंक केन बेतवा शायद सबसे पहला है। केन बेतवा 2003 में शायद। हाँ, केन बेतवा जो है आपको सबसे पहला देखने को मिलता है, अटल बिहारी जी के टाइम पर शायद चालू हुआ था। और 2003 में आप देखेंगे इसे जो है आपका चालू किया गया था 2003 में, है ना। केन बेतवा जो है ना, केन बेतवा जो है मध्य प्रदेश का पहला था, केन बेतवा लिंक। इसके अलावा और भी आपके प्रोजेक्ट हैं, जिसमें आपका केन बेतवा के अलावा आपका नर्मदा छिपरा हो गया, है ना, पार्वती काली सिंध हो गया, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज हो गया, है ना। तो बहुत सारे जो है अब चालू किए गए हैं। सीप कोलार करके योजना भी है, ये आपको ध्यान रखना है ना। हाँ, बिल्कुल। तो 2003 में जो है अटल बिहारी जी की सरकार थी तब मेरे हिसाब से, और उस टाइम पर जो है ये घोषित किया गया था, केन बेतवा। चलो, याद रखेंगे इसे, केन बेतवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र कहां पर है? तो भाई एक ऊर्जा पर देखोगे क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको। अब आपने थर्मल पावर प्लांट पढ़े होंगे, है ना। थर्मल पावर प्लांट पढ़े हैं, जिसमें सतपुड़ा पावर प्लांट का नाम आपको देखने को मिलता है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, है ना, 63 में आपका चालू हुआ था, याद है आपको? 1963 में चालू हुआ बनना। इसके अलावा आप देखेंगे आपका कहां पर है, बैतूल में है ना। बैतूल का कौन सा एरिया? सारनी एरिया, है ना। बैतूल का सारनी एरिया, जिसे हम सतपुड़ा के नाम से क्या है जानते हैं, है ना। याद रखिएगा, अभी हमने पढ़ा था। और कोयले की आपूर्ति, अभी मैंने आपको बताया भाई कोयला कहाँ से सप्लाई होता है, ये क्वेश्चन आता है ना, क्योंकि 3-4 बार पूछा गया है कि पावर प्लांट में कोयला और पानी कहाँ से सप्लाई होता है। तो कोयला यहाँ पर पाथाखेड़ा कोल फील्ड से सप्लाई होता है ना। कोयला सप्लाई पाथाखेड़ा से होती है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर ये किसकी सहायता से बनाया गया था, तो जर्मनी और अमेरिका की सहायता से बना था, है ना। यूएसए प्लस जर्मनी दोनों की हेल्प से ये जो आपका लगाया गया था प्रोजेक्ट, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 1330 मेगावाट के आसपास का आप देखेंगे यहाँ पर आपका क्या है, 1330 मेगावाट के आसपास इसका प्रोडक्शन है। और पानी की बात करें तो पानी यहाँ पर तवा रिवर से जो है सप्लाई होता है, तवा नदी से जो है यहाँ पर आपका क्या है पानी सप्लाई होता है। ये भी आप यहाँ पर क्या करें, ध्यान रखें। इसमें ये भी कई बार क्या करता है, वो पूछ लेता है ना। तो कोयला पूछ लेगा कहाँ से सप्लाई, तवा और पानी पूछ लेगा, तो रिवर का नाम आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछता है हमेशा कि किसके सहयोग से बना है, और रेयर केस में आपसे क्या पूछ लेता है, उसका प्रोडक्शन पूछ सकता है। तो प्रोडक्शन भी थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो बहुत सारे आपके हैं, जैसे विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है ना। तो विंध्याचल जो कि काफी बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, 4700 कुछ मेगावाट के आसपास का है आपका विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, जो कि कहाँ पर है, वेड़न करके जगह सिंगरौली में, वहां पर है ना। उसे याद रखिएगा, एनटीपीसी जो है उसको चलाता है, यह आपको ध्यान रखना है ना। हाँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको क्या है पूछा जा सकता है। देखो, इसी को आप सारनी के नाम से जानते हो, क्योंकि सारनी गांव में है ना। सारनी थर्मल प्लांट को ही सतपुड़ा के नाम से आप क्या करते हो, जानते हो, क्योंकि वो सारनी गांव में है। ऐसे ही आप देखोगे तो भाई आपका, ऐसे ही आपका एक फेमस वन है चांदनी ताप विद्युत केंद्र, जो कि नेपा नगर में है ना। चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो है नेपा नगर में है ना। वो भी आप क्या करना, ध्यान रखना है। उस पर भी कई बार क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, क्लियर ये चीज? हाँ, बिल्कुल। हाँ, ज्वाइंट वेंचर भी कई बार क्या है ना, पूछना चाहे तो पूछ लेता है। ज्वाइंट वेंचर भी कई बार वो पूछना चाहे तो पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, कई बार पूछ भी लेता है ज्वाइंट वेंचर। तो जैसे ये मध्य प्रदेश और किसका है, राजस्थान की परियोजना है ना, मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान की परियोजना है, ज्वाइंट वेंचर है, तो ये भी पूछ सकता है आपसे। चलिए, अगला है यहाँ पर, कौन सी इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार का? तो भाई यूपी
एमपी और बिहार का एक ही प्रोजेक्ट जो है आपका फेमस है। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार का एक ही प्रोजेक्ट फेमस है। जी हाँ, यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कौन सा भैया? आपका सोन रिवर पर प्रोजेक्ट है, बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना याद रखिएगा। जी हाँ, बाण सागर डैम याद रखना भाई साहब। बाण सागर डैम है ना, कहाँ पर है? देवलोत करके जगह है, देवलोत करके जगह है शहडोल के पास में, है ना। अलग अलग फेस में एक्चुअली में आप देखेंगे कौन सी रिवर पर है, सोन रिवर पर है, सोन नदी पर है, याद रखिएगा भाई, है ना। सोन रिवर पर ये प्रोजेक्ट है आपका बाण सागर परियोजना। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है भाई कितना आपका इसका कैपेसिटी है, तो बाण सागर की आप कैपेसिटी देखेंगे तो भाई आपका 435 मेगावाट के आसपास का है ना, 435 मेगावाट के आसपास का है। साथ में किसके नाम पर है? तो बाण भट्ट जो थे आपके, है ना, बाण भट्ट के नाम पर है ये आपका, है ना, बाण भट्ट के नाम पर है आपका ये प्रोजेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका थर्मल थर्मल बोल रहा हूँ, जल विद्युत वाला जो है एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट है, और सिंचाई के लिए भी इसका यूज होता है। मेनली आप देखेंगे तो ये जल विद्युत के उसमें आप देखेंगे वाटर से जो आपका क्या है होता है। तो बाण सागर परियोजना आपको याद रखना है। अलग अलग फेस हैं इसके, 4 फेस में आप देखेंगे तो इनका है। और रही बात तो टोन्स, जो आपका टोन नदी है उस पर जो है आपका है, बिहड़ नदी पर है आपका, सोन नदी पर है। तो सोन की जो सहायक नदियां हैं, है ना, उसके आसपास में आपको देखने को मिलेगा। सोन की सहायक नदियां हैं, सोन खुद है उसमें, तो वो आपका शामिल हो जाता है बाण सागर परियोजना। बाकी तो आपको पता ही है। बताऊं क्या राजघाट के बारे में? बताइए राजघाट के बारे में किस पे है? राजघाट परियोजना बताओ, क्वेश्चन आ जाएगा राजघाट परियोजना। हाँ, ये भी आपका क्या है, मध्य प्रदेश और यूपी की है राजघाट परियोजना। मध्य प्रदेश और यूपी की है राजघाट परियोजना, याद रखिएगा। कौन सी रिवर पर है भाई यार? हाँ, कौन सी नदी पर है राजघाट परियोजना बताइए, ये भी पूछ सकता है। राजघाट परियोजना कौन सी नदी पर है? हाँ, बताइए, राजघाट परियोजना कौन सी नदी पर है? हाँ, राजघाट एमपी यूपी का है, याद रखना, एमपी प्लस यूपी, है ना। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है इसे, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना इस नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा आपका हरसी परियोजना बता दें। हाँ, हरसी परियोजना बताइए, हरसी परियोजना किस पर है? हरसी परियोजना, हाँ, कहाँ पे है? हरसी बांध पे है, ग्वालियर के पास में, पार्वती रिवर पर। पढ़ा था ना आपने, भूले तो नहीं ना? हरसी परियोजना कहाँ पर है? ग्वालियर में है ये। हाँ, ग्वालियर में है आपका, हरसी बांध पर है ये, पार्वती रिवर पर। हरसी बांध, पार्वती रिवर, पार्वती रिवर पर है, पार्वती नदी पर है। हाँ, ये तो आपको रिवर पता ही है इसकी, राजघाट की बेतवा पर है। कहाँ पर है भाई? ललितपुर, है ना, अशोकनगर ललितपुर में ही है ना, अशोकनगर ललितपुर में है, झांसी वाला जो एरिया आपका आता है ललितपुर वाला, है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा, कई बार आपको इसका वो भी पूछ सकता है ना। तो चंदेरी के पास में आप देखेंगे, अशोकनगर और ललितपुर के पास में आपका राजघाट परियोजना जो है आपको देखने को मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ड्रेनेज पैटर्न डस द चंबल रिवर डिस्प्ले विल फ्लोटिंग। चंबल नदी जो है किस प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न जो है आपका वो करती है, ये आपको बताना है। चंबल नदी के बारे में बात हो रही है भाई। जब आप चंबल रिवर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको क्या फैक्ट या आना चाहिए दिमाग में कि भाई कहाँ से निकली है चंबल नदी? तो चंबल नदी निकली है जाना पाव की पहाड़ी से, जो कि सेकंड पीक है मालवा की, है ना। जाना पावा पहाड़ी, मऊ इंदौर, है ना, मऊ इंदौर से इसका क्या है उद्गम माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका मंदसौर और रतलाम होते हुए आपका कहाँ जाएगी? राजस्थान चली जाती है, वापस से फिर एमपी में आ जाती है, और देन यूपी में आपका क्या है यमुना में जाके क्या है मिल जाती है ना, यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना की आपकी बड़ी सहायक नदियों में से एक है चंबल रिवर। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि आपका भिंड
भिंड मुरैना, भिंड मुरैना ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगी। क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है चंबल के कारण? गली इरोजन जो है यहाँ पर आपको बहुत भयंकर वाला देखने को मिलता है। गली इरोजन मिलता है जो कि हमारा हिंदी में कहें तो भाई बीहड़ बनाती है एक्चुअल में, है ना। गली बनाती है, बीहड़ बनाती है, और बीहड़ फेमस है डाकुओं के छुपने के लिए, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपको पूछा जा सकता है। वांचू पॉइंट नहीं है ना, वांचू पॉइंट नहीं है। जाना पाव पहाड़ी आप याद रखिएगा मैन, वांचू पॉइंट अलग हो जाता है ना, वहां से नहीं है। जाना पाव की पहाड़ी से माना जाता है ना। कुछ बुक में वांचू दे रखा है लेकिन वांचू नहीं है एक्चुअल में। आप देखेंगे इनका कुंड ही आपका जाना पाव की पहाड़ी पर बना हुआ है बकायदा, है ना। चंबल कुंड वो आपका जाना पाव की पहाड़ी है ना, परशुराम की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं है भैया। अगर आप देखेंगे तो नेहरू जी ने सबसे पहले आपका यही प्रोजेक्ट चालू किए थे, बड़े प्रोजेक्ट। कौन से प्रोजेक्ट हैं बताइए? हाँ, कौन से प्रोजेक्ट हैं? गांधी सागर, है ना, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, है ना। गांधी सागर हो गया, है ना, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। कोटा बैरेज भी है और जवाहर सागर, ये तीन आपके बड़े प्रोजेक्ट हैं। साथ में कोटा बैरेज भी है, कोटा बैराज भी है ना। ये सब चंबल पे है। साथ में ये क्या करती है? सुपर इम्पोज पैटर्न बनाती है, अध्यारोपित बनाती है ना। सुपर इम्पोज करते हुए क्या करती है? चलती है आपकी चंबल रिवर। ये आपको ध्यान रखना है, चंबल जो है सुपर इम्पोज करती है ना। क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, कैसी करती है? सुपर इम्पोज करती है ये, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, सुपर इम्पोज करते हुए आपका चलती है ये, है ना। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? अध्यारोपित जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो चंबल पे पूछे जा सकते हैं, है ना। इनकी अगर जो बस एक फेमस इन पे जलप्रपात है वो भी याद रखो, चुलिया आपका जलप्रपात है, चुलिया जलप्रपात, है ना। ये आपको याद रखना है, कहाँ पर? ये राजस्थान में ही है ना। भैंसा भैंसा भैंसरोगढ़ करके जगह है कोटा के पास में, है ना, वहां पर है राजस्थान में चूलिया जलप्रपात, जो कि 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, है ना। और बस इतना आपको यहाँ पर क्या है ध्यान रखना है, जो फेमस आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। चल, अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा की धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है ना। तो आप सभी को पता है भाई, सतपुड़ा की जो चोटी है ना, धूपगढ़, वो किस पे है? हाँ, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आप देखेंगे तो भाई आपकी कौन है? 1350 मीटर, है ना, धूपगढ़, है ना। 1350 मीटर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। और ये आपका महादेव पर्वत की श्रेणी पर है ना, महादेव पर्वत श्रेणी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पे क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, है ना। तो धूपगढ़ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो विशेष रूप से क्या करें, ध्यान रखें धूपगढ़ के बारे में। और अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ पर धूपगढ़ पे जो है आपको मिल जाते हैं देखने को, है ना। तो भाई जो आपका पूर्वी सतपुड़ा होता है वहां पर आप देखेंगे तो आपका क्या है, महादेव की श्रेणी जो है आपको देखने को मिलेगी। और उसी में आपका क्या है, पूरा का पूरा जो है ये देखने को मिलेगा, है ना। और बाकी मैकाल की ऊंची चोटी कौन सी है? मैकाल की अमरकंटक है ना। मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी अमरकंटक है, जो कि 1067 मीटर के आसपास है। मैकाल की ऊंची चोटी, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। अमरकंटक का भी पूछा गया था उसने कि अमरकंटक जो है किस उस पे आता है, तो अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी पे आता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और ज्यादातर भाग आप देखेंगे मैकाल का आपको कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ में जो है आपको देखने को मिलता है मैकाल का ज्यादातर भाग, ठीक है। और ये तो पता ही है आपको, महादेव पर्वत श्रेणी पर क्या बसा है आपका?
पचमढ़ी बसा है ना, पचमढ़ी आपने पढ़ा ही होगा। पचमढ़ी जो कि एक लौता हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, ये आपको ध्यान रखना है ना। जैसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पचमढ़ी को, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सतपुड़ा की रानी, है ना, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पचमढ़ी को, ये आपको ध्यान रखना है। एक लौता हिल स्टेशन है हमारा। और देखा जाए तो समर कैपिटल के रूप में भी आप क्या है इससे को बोलते हो, है ना, समर कैपिटल पचमढ़ी को बोला जाता है। यहाँ पर फेमस वाटरफॉल है बी वाटरफॉल, है ना, अप्सरा वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। चौरागढ़ की पहाड़ी जो है आपको देखने को मिलेगी, चौरागढ़ का आपका शिव टेम्पल यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका नाग मेला यहाँ पर आपको लगता है, जो कि एक साल में एक लगता है, और बहुत खतरनाक ट्रैकिंग होती है यहाँ पर। नाग नागेश्वर का मेला आप देखेंगे, अगर आप कभी गए हो या सुना हो, बहुत फेमस है नाग नागेश्वर का मेला। तो दोस्तों ऐसे ही शानदार कंटेंट से आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पेपर 1 का कंप्लीट बैच मिल ले सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रिंट करवाने लायक 5000 एमसीक्यू सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसे ही केवल एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो अंतिम प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर 2 प्रहार बैच जिसमें अभी फ्री मिल रहे हैं ओल्ड वाले, वो भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपकी इसमें इंक्लूड है। 100% शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, बिल्कुल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल जरूर इसे ज्वाइन करें, ध्यान रखिएगा। चलिए, राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है, गवर्नर इज हेड ऑफ स्टेट। संवैधानिक प्रधान होता है, शासन का प्रधान होता है, किसका प्रधान होता है? तो भाई आपने राज्यपाल पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल जो होता है ना, एक्चुअल में क्या होता है, राज्यपाल नाम मात्र का प्रधान होता है एक्चुअल में, है ना, क्योंकि मेन तो काम कौन करता है, मेन काम तो भाई आपका सीएम करता है। राज्यपाल जो होता है नाम मात्र का एक तरह से क्या है, प्रधान होता है। और इनके आर्टिकल आपने पढ़े ही हैं, 153 से लेके 167 तक आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है राज्यपाल से जुड़े हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, संवैधानिक प्रधान है। नाम मात्र का आपका क्या होता है बस सील और ठप्पे के लिए आप देखेंगे राज्यपाल जो है आपका होता है। वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सीएम जो है एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में राज्यपाल का कार्यकाल पूछ सकता है, तो भाई कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ना। आर्टिकल पूछ सकता है 153 क्या है ना, 154 क्या है, 155 क्या है ना। जैसे 155 में आपका क्या है, आपका 155 में दे रखा है कि भाई किस तरह से जो है नियुक्ति की जाएगी, है ना। 156 में कार्यकाल के बारे में बताया गया है ना। तो इसमें ये भी पूछ सकता है, साथ में पावर भी पूछना चाहे तो पूछ सकता है ना, वो भी आपको ध्यान रखना है। साथ में शक्ति पूछ सकता है इसमें, है ना। और पहले तो आपको पता ही है भैया, पटाभी सीतारमैया, याद रखिएगा। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? पटाभी, पटाभी सीतारमैया, है ना, पटाभी सीतारमैया पहले गवर्नर रहे मध्य प्रदेश के। वर्तमान में कौन है भाई? वर्तमान में मंगू भाई पटेल, है ना, मंगू भाई पटेल जो है वर्तमान में गवर्नर है मध्य प्रदेश के, ये याद रखिएगा। फीमेल गवर्नर पूछ सकता है आपसे, फीमेल में कौन रही गवर्नर? सरला गरेवाल आपकी फीमेल गवर्नर रही, फर्स्ट, है ना, फर्स्ट फीमेल सरला गरेवाल। के अलावा आप देखेंगे आपका सेकंड में आप देखेंगे तो भाई सेकंड में आनंदीबेन पटेल रही, आनंदीबेन पटेल रही, है ना। ये भी क्वेश्चन आया था कि भाई जो गवर्नर रही मध्य प्रदेश की आनंदीबेन पटेल कहाँ की सीएम रही? तो ये पूर्व सीएम रही, पूर्व सीएम ऑफ गुजरात, है ना। तो गुजरात की पूर्व सीएम थी आनंदीबेन पटेल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखें। हाँ, सबसे लंबे समय के लिए आपको पता होना चाहिए कौन रहे, सबसे लंबे समय के लिए गवर्नर कौन रहे? पटाभी सीतारमैया ही रहे, है ना। साथ में एक्टिंग पूछ सकता है ना, एक्टिंग गवर्नर कौन रहे भाई? तो भाई पहले एक्टिंग गवर्नर यानी पीवी दीक्षित, जस्टिस पीवी दीक्षित रहे, ये पूछा गया है बहुत बार, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, जस्टिस पीवी दीक्षित जो है एक्टिंग गवर्नर के रूप में रहे। इसको भी आप विशेष रूप से क्या करें, ध्यान रखें, है ना। क्वेश्चन आ सकता है, देखो मैं यहाँ पर जितनी पॉसिबिलिटी है सब आपको बता रहा हूँ, जो जो आपके एग्जाम में मिल जाएंगे देखने को। तो इसलिए जितने फैक्ट्स बता रहा हूँ सब लिख लो, सबको रट लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कुछ भी पूछ लेगा, है ना। चल, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश। अब ये क्वेश्चन बहुत लोगों को टफ लगेगा क्योंकि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की लिस्ट नहीं पढ़ी है, तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आप चीफ सेक्रेटरी की लिस्ट नहीं पढ़ोगे तब तक ये क्वेश्चन बनने से रहा, और सब लोग ये क्वेश्चन बना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई कौन पढ़ता है ना, कौन पढ़ता है ना। मुख्य सचिव की बात हो रही है, यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी की बात हो रही है। हाँ, पढ़ा है आपने, चलो तो पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, चीफ सेक्रेटरी। हाँ, यहाँ पर पूरी लिस्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ चलो, तो ये तो आपको पता है भाई। फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट तो भूलना नहीं है, फर्स्ट थे एच एस कामत, है ना, ये तो फर्स्ट थे, है ना, पहले चीफ सेक्रेटरी थे, तो भूलना नहीं भैया, फर्स्ट में हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है ना, फर्स्ट में क्वेश्चन आता ही आता है, ये भूलना नहीं। दूसरा आप देखेंगे आरपी नरोहा जो है ये दूसरे नंबर के थे, है ना, ये सेकंड नंबर के थे आरपी नरोहा। इन्हीं के नाम पर आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, प्रशासनिक केंद्र है भोपाल में, आरसीवीपी नरोहा एकेडमी, है ना, आरसीवीपी नरोहा एकेडमी जो है आपका भोपाल में है, जो प्रशासनिक ट्रेनिंग देती है ना, भोपाल में है ये एकेडमी। इस पे भी क्वेश्चन आया था कि भैया बताइए आरसी नरोहा एकेडमी ये कहाँ पर है, भोपाल में, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग के लिए जानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रही बात यहाँ पर आर एस खन्ना, ये आपके क्या है, आर एस खन्ना जो है ये भी रहे, है ना, लेकिन एस के शर्मा जो है ये कभी नहीं रहे मुख्य सचिव के पद पर। जी हाँ, एस के शर्मा जो है यहाँ पर आपके कहीं भी नहीं रहे। और महिला में आप देखेंगे तो निर्मला बुंज का नाम याद रखिएगा, फीमेल में, है ना, फीमेल में पूछ सकता है फर्स्ट निर्मला बुंज, क्योंकि हाल ही में 1-1.5 साल पहले इनका निधन भी हुआ था, है ना। निर्मला बुंज का नाम याद रखिएगा, ये जो रही आपकी फीमेल रही आपकी चीफ सेक्रेटरी के रूप में, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वर्तमान में शायद अनुराग जैन है, एक बार चेक कर लीजिएगा, वर्तमान में वैसे अनुराग जैन है, अनुराग जैन है शायद ये, क्योंकि इनका रिटायरमेंट 2025 में होना था, लेकिन इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, 2026 तक कर दिया गया था, अगस्त 2026 तक, है ना। तो अभी वर्तमान में आपका क्या है, अनुराग जैन आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। इसके पहले फीमेल आपकी जो रही दूसरी महिला वो वीणा राणा रही, वो भी याद रखिएगा, वीणा राणा, है ना, वीणा राणा जो है सेकंड फीमेल रही, सेकंड फीमेल रही और अभी रही, और अनुराग जैन के पहले आप देखेंगे तो वीणा राणा रही सेकंड फीमेल के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, वर्तमान में अनुराग जैन है, जो 25 में होना था इनका कार्यकाल खत्म, लेकिन इनको क्या एक्सटेंशन मिल गया 1 साल का, है ना, एक्सटेंशन जो है आपको यहाँ पर दे दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लगभग 34-35 नाम है। अब देखो 34-35 नाम तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मैन मैन है उनको तो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2 तो मैन थे आपके, एच एस कामत और आरपी नरोहा तो मैन है ना, ठीक है। तो ये तो 2 मैन थे तो 2 तो याद थे, फिर भी 50-50 आपको करना पड़ता है, क्योंकि 35 लोग हैं, तो 35 लोग पॉसिबल नहीं है कि याद कर पाओ आप, है ना। बाकी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जैसे वीणा रायना सेकंड फीमेल थी, फर्स्ट फीमेल निर्मला मुंशी, फर्स्ट आपके एच एस कामत थे, साथ में सेकंड जो आपके नरोहा साहब थे उनके नाम पर एकेडमी है भोपाल में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किससे जुड़ा है भाई, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कलेक्टर किस विभाग के अंतर्गत आता है, ये पूछा जा रहा है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जिला कलेक्टर आपने पढ़ा ही था, बोलिए हाँ पढ़ा था, जिला न्यायाधीश, है ना। और जिला न्यायाधीश आपने पढ़ा था तो उसमें आपने पूरा डिटेल में पढ़ा था कि जो कलेक्टर है किस विभाग के अंतर्गत आएगा, और जो कलेक्टर होता है एक्चुअल में आप देखेंगे तो वो किसके अंडर में होता है, समान प्रशासन विभाग जिसे हम कहते हैं, है ना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। जिला का हेड होता है कलेक्टर, है ना। लॉर्ड कार्नवालिस ने जो है आपका लाया था, आप देखेंगे, है ना। और जिला स्तर की शक्तियां और ये सब आपका प्राप्त हुई थी हेस्टिंग के समय पर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और राज सचिवालय जो है आपका उसके अंतर्गत जो है आपका आता है ना।
राज्य सचिवालय याद रखिएगा आपका, है ना, सामान्य प्रशासन विभाग का जो काम करता है, राज्य सचिवालय, स्टेट सेक्रेटरिएट जिसे हम कहते हैं, स्टेट सेक्रेटरिएट जिसे कि हम कहते हैं, उसके अंडर में आपका आता है। चलिए, मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश को कौन अपॉइंट करता है, ये आपको बताना है। इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा, ये आपको बताना है। आपने अलग अलग जो है वो पढ़े हैं, है ना, आपने अलग अलग क्या है निकाय पढ़े हैं, जिसमें आपने राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ा है। कैसी बॉडी है? संवैधानिक बॉडी है, याद रखिएगा। कैसी बॉडी है ये? संवैधानिक बॉडी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है वो संवैधानिक कहलाती है ना। कौन करता है भैया? राज्यपाल जो है आपका क्या करता है, यहाँ पर अपॉइंट करता है। कब किया गया था गठन? कब किया गया था गठन, ये भी पूछा गया है। तो 1 फरवरी 1994, 1 फरवरी 1994 को गठन किया गया था, क्या आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनकी शक्ति की बात करें तो 243 के में आपका क्या है शामिल है गठन के बारे में, है ना, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, है ना। जब आपका क्या है आपने पढ़ा था 73वां और 74वां संशोधन, 73 एंड 74 संशोधन लागू हुआ था 1992 वाला, उसके बाद आपका क्या है ये आया था, है ना, राज्य निर्वाचन आयोग। ये आपको ध्यान रखना है। पहले आप देखेंगे यहाँ पर कौन थे, तो प्रकाश चंद्र जो थे फर्स्ट थे, है ना। फर्स्ट यहाँ पर जो थे वो थे प्रकाश चंद्र, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट जो थे प्रकाश चंद्र थे यहाँ पर। इसके अलावा महिला में आप देखेंगे तो विजया श्रीवास्तव फीमेल थी, है ना। फर्स्ट फीमेल विजया श्रीवास्तव, विजया श्रीवास्तव जो थी आपकी क्या रही, फर्स्ट फीमेल रही विजया श्रीवास्तव, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आई थिंक वर्तमान में मनोज कुमार श्रीवास्तव है ना, मनोज कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में है, मनोज कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में है, ये वर्तमान में है, प्रेजेंट में, क्योंकि 2025 से ही इनकी नियुक्ति हुई, है ना। कार्यकाल पूछ सकता है, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है ना, कार्यकाल टर्म जो होता है 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष पहले हो जाए या 66 ईयर पहले हो जाए, जो पहले हो जाएगा वो माना जाएगा कार्यकाल। या तो आप 66 साल के हो जाओ या तो 6 वर्ष के हो जाओ, है ना, मतलब 6 वर्ष का आपका टाइम फ्रेम हो जाए या तो 66 ईयर के आप हो जाओगे तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं, है ना। पहले इसकी एज जो थी 62 थी, बाद में बढ़ा के 66 जो है आपका कर दिया गया था, है ना। हाँ, और ये प्रकाश चंद ना सचिव थे, याद रखिएगा, प्रकाश चंद जो थे ना सचिव थे। हाँ, एन बी लोहानी थे फर्स्ट, है ना। एन बी लोहानी जो थे चेयरमैन की अगर बात करूं, एन बी लोहानी, हाँ? एन बी लोहानी जो थे चेयरमैन थे फर्स्ट, है ना। फर्स्ट चेयरमैन अगर आप देखेंगे तो एन बी लोहानी थे। पहले चेयरमैन जो थे आप देखेंगे, निर्वाचन आयुक्त जो है, कमिश्नर जो बोलेंगे, चेयरमैन ना कह के कमिश्नर कह लो, तो कमिश्नर एन बी लोहानी थे, है ना। वर्तमान में आपकी क्या है वो है। सचिव की बात करूं, सचिव की बात करूं तो कौन था सचिव यहाँ पर, तो प्रकाश चंद्र करके जो थे सचिव थे फर्स्ट। इसके अलावा आप देखेंगे महिला सचिव में आपका किसका नाम आता है, विजया श्रीवास्तव का जो है नाम आता है फीमेल में, है ना। सचिव भी कई बार पूछ लेता है आपसे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फर्स्ट आपको याद रखना है, आयुक्त की बात करें, है ना, फर्स्ट चेयरमैन या फिर कमिश्नर कह लो, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो है, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो है एन बी लोहानी। पहले आयुक्त जो रहे वो एन बी लोहानी रहे, और वर्तमान आयुक्त कौन है, मनोज कुमार श्रीवास्तव जो है वर्तमान में है 2025। चलिए अगला है, इन विच ईयर नोटिफिकेशन ऑफ इको पार्क, इको पार्क का नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब जारी किया था, ये आपको बताना है। इको पार्क का नोटिफिकेशन, इको पार्क एक्चुअल में आप देखेंगे जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके द्वारा जो है जारी किया गया था इको पार्क का नोटिफिकेशन। और इको पार्क का मतलब क्या है भाई, उत्पादों को एनवायरमेंट फ्रेंडली एक तरह से हॉलमार्क टाइप का जो है दिया जाएगा, और
है ना। मिट्टी का घड़ा, अर्थन पोर्ट जो है इसका वो था लोगो टाइप का, और 1991 में 1991 में जो है इसे लागू किया गया था इको पार्क करके, है ना। तो जो आपका BIS होता है, भारत आपका स्टैंडर्ड जो होता है ना, उसके बेसिस पर जो है एक तरह से दिया गया था एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को जो है आपका एक होता है ना यूनिक कोड या एक तरह से दिया जाता है। तो ये इको मार्क योजना जो है आपकी चालू की गई। चल अगला है फाइनेंशियल ईयर 24-25 फिजिकल डेफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन लिमिटेड एज परसेंट ऑफ GSDP। राजकोषीय घाटा मैंने पढ़ाया है आपको इकोनॉमी की पहली क्लास में ही, आपको मैंने घाटा बता दिया था कि भैया घाटा कितना रहा, है ना। घाटा कितना रहा ये मैंने आपको पहली क्लास में ही बता दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल परसेंट पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। कितना घाटा रहा? 4.11%, 4.11% का राजकोषीय घाटा रहा। हाँ भूले तो नहीं ना, खोल के देख लो भाई, पहली क्लास इकोनॉमी की खोल के देख लीजिए, उसी में ये पढ़ाया गया है जहां पर मैंने आपको बोला था राजकोषीय घाटा पूछता है। दूसरा आपको क्या है, प्राइमरी सेक्टर का पूछता है, वो सब आपको याद रखना है ना। तो भैया ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए अगला है प्रधानमंत्री कृषि योजना 2.0 के तहत जल विकास घटक भारत सरकार राज्य सरकार के बीच में किस प्रकार का अनुपात होता है, ये आपको बताना है। रेशियो बताना है यहाँ पर आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को लेके कितना होता है। तो भाई इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को लेके हमेशा रेशियो याद रखिएगा, जो होता है ना वो आपका 60-40 का होता है नॉर्मल आपका, अगर आप देखेंगे, है ना। 60-40 का आपका रेशियो होता है नॉर्मल, अगर आपका स्टेट है तो, है ना। अगर मैदानी वाला है तो 60-40 का है, लेकिन यही आपका नॉर्थ ईस्ट है या फिर आपका क्या है, आपका जम्मू कश्मीर है या फिर आपका हिमालय वाला रीजन है ना। हिमालय वाला रीजन है या हिमाचल वाला जो पार्ट है, वहां पर 90-10 का होता है ना। वहां पर सेंट्रल लगाएगी 90 रुपए, जबकि स्टेट लगाएगा 10 रुपए। जबकि बाकी जो राज्य हैं आपके मैदानी वाले, वहां पर 60-40 का रेशियो जो है यहाँ पर आपका चलता है। और वाटर शेड डेवलपमेंट कंपोनेंट के अंतर्गत जो है आपका ये आता है ना। तो वाटर शेड डेवलपमेंट कंपोनेंट के अंतर्गत जो है ये आपका पैसे का आता है, जिसमें आपका एक तरह से जल ग्रहण विकास घटक जो है आपका डेवलप के लिए सरकार देती है ना। तो मैदानी में आपको याद रखना है 60-40, और जो हिली एरिया है नॉर्थ ईस्ट है वहां पर 90-10 का जो है आंकड़ा चलता है। चलो अगला है दिसंबर 2024 तक राज्य की नवीनीकरण ऊर्जा कितनी क्षमता है, ये आपको बताना है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमारी कितनी है ये आपको बताना है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है कितनी है मध्य प्रदेश की 2024 तक, ये आपको बताना है। चलिए बताइए भाई, रिन्यूएबल एनर्जी में आप देखेंगे सोलर पावर सबसे ज्यादा हो गई है, ये भी हमने 2024-25 के उसमें पढ़ा था। सोलर पावर सबसे ज्यादा है ना। उसके बाद विंड एनर्जी की बात आती है, उसके बाद आपकी विंड एनर्जी की बात आती है सोलर पावर के बाद में। हम्म तो रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करें तो भाई आर्थिक सर्वेक्षण यही कहता है, टोटल जो आंकड़ा है वो कितना है, टोटल आंकड़ा लगभग यहाँ पर जो है आपका क्रॉस कर चुका है कितना, 6300-7300 मेगावाट के आसपास, है ना। 7300 मेगावाट के आसपास का जो है आंकड़ा जो है रिन्यूएबल एनर्जी से जो है आपका पार कर चुका है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और ये 24-25 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें यही डेटा आपको दे रखा है ना। 73 समथिंग का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश का अगर देखेंगे तो अलग अलग उसमें रैंक जो है आपका अलग अलग है, वो भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जिसमें 61,000 के आसपास का जो है खाली आपका क्या है, 61,000 के आसपास का आई थिंक उससे ही आपका जनरेट होता है सोलर पावर से। सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे तो भाई अभी वर्तमान में सबसे बड़ा सोलर पावर कौन सा है ना। सोलर वाला नंबर 1 है, याद रखिएगा, है ना। सौर ऊर्जा नंबर 1 है, सेकंड पे पवन ऊर्जा आती है ना। सेकंड में पवन आती है, विंड एनर्जी आती है सेकंड पे, है ना। सोलर में सबसे बड़ा अभी वर्तमान में रीवा अल्ट्रा है ना। रीवा अल्ट्रा प्रोजेक्ट है जो कि गुड़ तहसील में आता है, आपका गुड़ तहसील में आता है। ये आपको ध्यान रखना है, 750 मेगावाट के आसपास का है।
इसके अलावा आपका मुरैना में बन रहा है 1500-1600 मेगावाट के आसपास का सबसे बड़ा प्रस्तावित है, लेकिन वर्तमान में जो रनिंग है वो रीवा अल्ट्रा है। साथ में फ्लोटिंग पूछ सकता है, फ्लोटिंग वाला पूछ सकता है, तो फ्लोटिंग कहाँ पर है भाई, सोलर वाला फ्लोटिंग सोलर आपका कहाँ पर है, तो वो ओमकारेश्वर में है ना, ओमकारेश्वर में नर्मदा रिवर पर है ना, रिवर भी पूछा था तो नर्मदा नदी पर है फ्लोटिंग वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत वायरल हेपेटाइटिस सी को कब तक समाप्त करने का जो है टारगेट रखा गया। अभी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन एक्चुअल में आप देखेंगे, और ये एक्चुअल में किसमें है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें ये एक्चुअल में आपका जो है दे रखा है, और उसी में आपको ये लक्ष्य जो है रखा गया है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य आपको पता है 2030 तक का है, तो इसका भी जो गोल है 2030 तक का है, ये आपको याद रखना है ना, ये भी आपका 2030 तक का ही यहाँ पर दे रखा है। अगला है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सपोर्टिव इनिशिएटिव इन स्टेट इंक्लूड, व्यावसायिक सुगमता के अंतर्गत प्रदेश में शामिल पहलों में सम्मिलित होगा क्या। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, विनियम लागत यानी रेगुलेटरी कॉस्ट, फिर है आपका वार्षिक क्रेडिट योजना, फिर है आपका विशेष प्रयोजन वाहन। तो भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये है कि जो कंप्लाइंस कॉस्ट होता है ना, उसको कम किया जाए, क्योंकि कोई भी बड़ी फैक्ट्री या इंडस्ट्री तब आती है जब सरकार कम कागज कम चीजें साइन करवाए। तो मेन जो है शामिल किया है कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन, जिसे हम विनियम लागत भी कहते हैं, या इसे आप क्या कहते हो, इसे आप कह सकते हो कंप्लाइंस कॉस्ट कहते हैं जिसे, है ना, कागजी कार्रवाई, है ना, समय कम करना, लीज जल्दी दे देना, जमीन अलॉट करवा देना इंडस्ट्री को, सब फास्ट ट्रैक किया जाए, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा वो, है ना। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन की बात हो रही है एक्चुअल में, कागजी कार्रवाई और उससे संबंधित चीजों की बात हो रही है। चलिए, मध्य प्रदेश शेड्यूल ट्राइब रिलीफ प्लान रूल 1979 रिवाइज इन विच ईयर। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति राहत योजना नियम 1979 को कब जो है आपका क्या किया गया, रिवाइज किया गया, ये आपको पूछा जा रहा है। हाँ, ये शायद आपने ना पढ़ा हो, ये शायद आपने ना पढ़ा हो, ये वाला आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, है ना, तुक्का लगा सकते हो आप यहाँ पर। चलिए, तो याद रखिएगा 2015 में, है ना, 2015 में जो है इसे क्या किया गया था, रिवाइज किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 2015 में जो है इसे रिवाइज किया गया, और संशोधन जो है सहायता राशि जो है बढ़ाई गई, है ना, भ्रष्टाचार रोकने का उद्देश्य रखा गया 2015 में। अगला है, मध्य प्रदेश की कितनी जनजाति जो है विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है। तो भाई पीवीटीजी की बात कर रहा है ना, पीवीटीजी, है ना, जिसमें आपने पढ़ा है बीबीएस आती है। बीबीएस मतलब कौन, बेगा हो गई, है ना, भारिया हो गई, भारिया हो गई, और आपकी सहरिया हो गई, ये आपने पढ़ा है ना। बेगा, भारिया, सहरिया, भारिया आपका पतालकोट रीजन, है ना, पतालकोट छिंदवाड़ा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, आपको भारिया मिलेगी, है ना। सहरिया आपका चंबल बेल्ट वाला रीजन, है ना, शिवपुरी, गुना, है ना, ग्वालियर, है ना, चंबल बेल्ट में आपको क्या है, ये मिलेगी। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। बेगा कहाँ मिलेगी बताइए, बेगा आपका ये जो आपका सतपुड़ा रीजन है, सतपुड़ा रीजन में आपका कौन सा हो गया, सीधी सिंगरौली वाला जो इलाका है ना, सीधी सिंगरौली और ये मंडला, यहाँ पर आपको क्या है, आपको बेगा मिलती है ना। तो टोटल 3 जो है विशेष पिछड़ी जनजातियों में घोषित की गई हैं भारत सरकार के द्वारा। ये तीनों के नाम आपको याद रखना है, लोकेशन याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। और क्योंकि इनमें आर्थिक विकास कम था, साक्षरता दर कम थी, है ना, तो बहुत सारी जो है आपका चीजें आपको मैंने बताई भी थी कि कैसे पीवीटीजी में इसको लाया जाता है, तो उसके क्राइटेरिया भी यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए, अगला है, कितने जनजातीय विकास खंड है। ये तो आपको रटा होना चाहिए, दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर एमपीपीएससी साल में 10 पेपर करवा रहा है तो 10 में से मान के चलो 4 या 5 पेपर में एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है।
है ना। तो भूलना नहीं भैया, 90 से 1 कम 89, है ना, 90 से 1 कम 89 विकास खंड है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको बिल्कुल ना भूलें क्योंकि 101% यहाँ पर आपको आएगा। टोटल कितने हैं, 313 विकास खंड है ना, पूरे एमपी में 313 विकास खंड है अगर बात करेंगे टोटल, जिसमें 89 जो है आपके क्या है, वो ट्राइबल विकास खंड के रूप में जाने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इन विकास खंडों में अच्छे से सुधारने के लिए कार्यक्रम जो है चलते हैं, ये आपको याद रखना है। होपफुली दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में अपने आंसर जरूर लिखें, साथ में बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इसी के साथ साथ ऐसे ही और कंटेंट के लिए ऑल एग्जाम प्लेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। कोई डाउट आपको लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा पे पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पेपर 1 का कंप्लीट बैच चल रहा है जो कि आपके फायदे के लिए होने वाला है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में, जिसमें लाइव लेक्चर, बाइलिंगुअल कंटेंट आपको मिलने वाला है, नोट्स A4 जिसे प्रिंट करवा सकते हैं आप। साथ में आपका यहाँ पर 5000 MCQ टेस्ट सीरीज आपकी इसके साथ इंक्लूड कर दी गई है, प्लस अंतिम प्रहार बैच भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगर पेपर 1 का बैच ले रखा है तो आपको कुछ नहीं लेना, साथ में केवल अगर प्रैक्टिस के लिए आपको बैच लेना है जहां से शॉर्ट क्वेश्चन मिले, वो है हमारा अंतिम प्रहार बैच, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें MCQ आपको मिलने वाले हैं। 20 FLT में यहाँ पर आपको डिस्कस करवाता हूँ लाइव प्लस रिकॉर्डेड, साथ में ओल्ड प्रहार बैच भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ पेपर 2 भी आप लेना चाहें, पेपर 2 भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, साथ में आपका इंटरव्यू बैच लेना चाहें ये भी आपको मिल जाएगा। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।